आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है उसको जानेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 की प्रकृति को जानेंगे कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है। अनुच्छेद 14 की टैगलाइन जो है वो विधि के समझ समता है। विधि के समझ समता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समझ समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, आर्टिकल 14 क्या कहता है इसके अंदर अगर हम पढ़ते हैं वो कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र यानी कि जहां तक इंडिया की सीमाएं लगती हैं, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो चीजें कही इसने, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब बात आती है कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधि के समान संरक्षण क्या है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधि के समक्ष जो समता है, विधि के समक्ष समता को हमने लिया यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। इसको कहां से लिया हमने? यूके यानी कि ब्रिटेन से। और इसको लिया हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका से। विधि के समक्ष समता को जानते हैं। तो पहला पॉइंट है विधि के समक्ष जैसा कि इसका नाम है कि विधि के सामने सभी क्या है? समान। यानी कि लॉ के लिए सब कौन है? समान। चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति संबंध रखता है, चाहे वो कुछ भी है, विधि के लिए वो क्या है? सिर्फ अगर वो अपराधी है तो अपराधी और अपराधी नहीं है तो अपराधी। ठीक है, विधि के लिए क्या है? यानी कि सभी वर्ग सामान्य विधि के अधीन आते हैं। सभी वर्ग किसके अधीन आते हैं? सभी वर्ग सामान्य विधि के अधीन। यानी कि ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। ये क्या कहना चाहता है? दूसरी बात ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं। कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि राज्यपाल, जैसे कि आपके भारतीय राजनयिक। ठीक है, ये अपवाद है कि भारतीय राजनयिक है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनको विधि से हमने अलग रखा है। तो जब तक ही रहता है तब पद पर रहता है। हाँ, जब तक पद पर रहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, मैं बात नहीं कर रहा रामनाथ कोविंद जी की, मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति जो। ठीक है, तो पद, इन पदों को इस विधि से अलग रखा है। वो इसलिए क्योंकि ये आजादी के साथ अपने कामों को, अपने जो कामों का निर्वहन स्वतंत्रता से कर सकते। यानी कि ये क्या कहना चाहता है? किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यानी कि अगर कोई बेटा शाहरुख खान का है तो अगर ड्रग्स केस का आरोपी है तो जेल में तो उसे भी रहना पड़ेगा। जमानत तो कोर्ट के हिसाब से उसे भी तथ्यों के आधार पर ही मिलेगी। अगर कोई आम व्यक्ति है तो उसके साथ ही वही व्यवहार किया जाएगा। यानी कि क्या? अगली बात, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। अगली बात क्या है? किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की
अनुपस्थिति। विधि के समक्ष समता को, विधि के समक्ष यानी कि सबसे ऊपर कौन, सुप्रीम कौन है, लॉ। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर कौन है, लॉ। लॉ से ऊपर कोई नहीं। तो यहीं से एक प्रोफेसर डाइसी हुए और डाइसी ने कहा कि विधि के समक्ष समता ही है विधि का शासन। यानी कि इनके अनुसार ये क्या है, प्रोफेसर डाइसी के अनुसार, नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर डाइसी के अनुसार क्या है, ये विधि का शासन। प्रोफेसर डाइसी से क्या कहते हैं, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, कोई भी वनडे एग्जाम हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके लिए स्टेट कमीशन तक के लिए, प्री के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, प्री स्टेट कमीशन, सीटेट, टेट, सुपर टेट, सॉरी सीटेट नहीं, सुपर टेट, एसएससी, इन सब एग्जाम के लिए जहां इंडियन पॉलिटी आता है उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण। और लेखपाल के लिए, लेखपाल में यहां से क्वेश्चन आएगा, यूपीएसआई है, पुलिस है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, महत्वपूर्ण, किसने विधि के शासन की बात की, प्रोफेसर डाइसी। ठीक है, विधि के समक्ष समता ही क्या है, विधि का शासन। लिया कहां से गया है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, सबके लिए विधि क्या है, सुप्रीम है, विधि सबसे ऊपर। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर लो कर लो, हो गया। अगली बात करूंगा विधि के समान संरक्षण की। विधि का समान लिया यूनाइटेड स्टेट्स। विधि का समान संरक्षण क्या कहता है, समता और संरक्षण में अंतर क्या है। समता में मैंने बात की कि कोई भी विधि से ऊपर नहीं, विधि सभी के लिए समान, सामान्य है, जनरल है। विधि का समान संरक्षण क्या कहता है कि समान परिस्थिति वालों पर समान विधि लागू होगी और असमान परिस्थिति वालों पर असमान विधि, यानी कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार को जन्म देता है कौन, विधि का समान संरक्षण। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चोरी का अपराधी और दूसरा व्यक्ति भी चोरी का अपराधी है तो दोनों पर चोरी की विधि लागू होगी। अगर कोई व्यक्ति चोरी का अपराधी है और कोई व्यक्ति मर्डर का अपराधी है तो दोनों पर अलग अलग विधि लागू होगी। तो ये क्या कहता है, समान के साथ समान, असमान के साथ असमान, यानी कि समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। क्या कहता है, समान समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। यानी कि ऐसा नहीं कोई व्यक्ति तो किसी के ऊपर करप्शन के चार्ज लगे और वो व्यक्ति को छोटा व्यक्ति, यानी कि वो वर्ग, अगर मैं वर्गीकरण करूं, क्लासिफिकेशन करूं, वो गरीब है, ठीक है, और किसी अमीर पर करप्शन के चार्ज लगे तो दोनों के साथ असमान तरीके से व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं। यानी कि यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं, जिसका जैसा अपराध उसके ऊपर वैसा ही कानून लागू होगा। यानी कि आमिर अजमल कसाब ने देश की शांति को भंग किया, ठीक है, देश की शांति को भंग किया। और कोई व्यक्ति, अगर कोई भारतीय भी ऐसा करता है तो जो व्यवहार आज आमिर अजमल कसाब के साथ हुआ वही व्यवहार किसके साथ होगा, उस भारतीय के साथ। तो समान के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यवहार। यानी यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आता है समान के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यवहार। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? आगे की बात करता हूं। एक बात आया इंदिरा साहनी वाद, वाद है क्या, इंदिरा
कहानी। और ये बात कहता है कि विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि आप रूल ऑफ लॉ को तोड़ नहीं सकते। इन्होंने क्या कहा, इस बात में क्या निर्णय लिया गया कि विधि का शासन, अनुच्छेद 14 के अधीन विधि का शासन, अनुच्छेद 14 के अधीन विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आई होगी कि विधि के समक्ष समता क्या है, विधि का समान संरक्षण क्या है, दोनों कहां से लिए गए। ठीक है, एक बात और बताता हूं आपको। यहाँ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कोई घोषणा पत्र था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र था उसके अनुच्छेद 7 में, उसके आर्टिकल 7 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों मौजूद था। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लें, लिख लें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, लिख लें इस बात को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में, दोनों वाक्यांश मौजूद थे। कोई दिक्कत? विधि का शासन समझ में आया? क्या है विधि का शासन? क्या है? विधि के समक्ष समता है, संविधान की सर्वोच्चता विधि की सर्वोच्चता है। ठीक है, और विधि क्या है, यानी संविधान क्या है, उस विधि का परिणाम है। सामान्य विधि से क्या है, संविधान का जन्म हुआ। संविधान भी ऐसे ही बन गया, सामान्य विधि का परिणाम है। एक बात और बताऊंगा इसमें, लिख लें, स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल, स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली सरकार। स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली। तो इस वाद की कुछ मुख्य बातें, इस बात में पहली बात कही गई कि विधि के समक्ष समता विधि के समान संरक्षण की मूल विधि है। पहली बात क्या कही, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता विधि के समान संरक्षण की मूल विधि है। जिसका उद्देश्य समानता और प्रतिष्ठा को स्थापित करना है, जिसका उद्देश्य समानता व प्रतिष्ठा को स्थापित। ठीक है, कोई दिक्कत? अनुच्छेद 14 समझ में आया? अगली बात, समता के नियम के अपवाद, यानी किन पर ये
अनुच्छेद लागू नहीं होगा। समता के नियम के अपवाद। वैदेशिक कूटनीतिक के मामलों पे, इसमें वैदेशिक यानी कि विदेशी मामले हैं, वैदेशिक कूटनीतिक के मामलों में। दूसरा, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज प्रमुखों का संरक्षण एवं राज प्रमुखों का संरक्षण किसी भी कृत्य के संदर्भ में न्यायालय में प्रश्नगत ना किया जाए। राज प्रमुखों का संरक्षण किसी भी कृत्य के लिए न्यायालय में प्रश्नगत ना किया, यानी कि क्या कहता है 361 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुखों का को संरक्षण है, उन्हें किसी भी कृत्य के लिए न्यायालय में प्रश्नगत ना किया जाए, उन्हें उनके काम स्वतंत्र रूप से करने। बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 14 समझ में आया। अनुच्छेद 14 में विधि के समय समता विधि का समान संरक्षण क्या है, क्षमता कहाँ से ली गई, संरक्षण कहाँ से लिया गया, ठीक है, किसको संरक्षण प्राप्त है और किसको संरक्षण प्राप्त नहीं। बात समझ में आ गई। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। क्या कहता है? धर्म, पॉइंट बता रहा हूं, धर्म ऐसे विभेद का प्रतिषेध। उसके कुछ आधार दिए हैं, इन आधारों को याद रखें। धर्म, लिंग, रूप नहीं, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नागरिकों का अधिकार। आर्टिकल 15 को पढ़ देता हूं। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, तो ये किसको प्राप्त है? नागरिक, ओनली इंडियंस पे लागू है। यानी कि राज्य नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा। लिख रहा हूं, राज्य नागरिकों के मध्य विभेद का प्रतिषेध है। विभेद का मतलब भेदभाव, विभेद का प्रतिषेध नागरिक और गैर नागरिक के बीच
नहीं, यानी कि नागरिक और गैर नागरिक के मध्य विभेद कर सकता है। राज्य नागरिक और गैर नागरिक के मध्य विभेद कर सकता है, यानी कि नागरिकों के मध्य विभेद का प्रतिषेध है नागरिक गैर नागरिक के मध्य विभेद किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ विभेद के प्रतिषेध के आधार यही हैं, अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, यानी कि केवल इन्हीं आधारों पर विभेद यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास स्थान, भाषा, ऐसे अन्य आधारों पर राज्य विभेद कर सकता है। तो अगली बात क्या कह रहा हूं, विभेद का प्रतिषेध केवल इन्हीं आधारों पर, यहां लिख देता हूं, प्रतिषेध केवल इन्हीं आधारों पर, अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। अन्य आधारों पर विभेद संभव। एग्जाम्पल के तौर पे आधार लिख दूं मैं, तो जैसे निवास स्थान, जैसे भाषा, एक्सेट्रा, यानी इन आधारों पर राज्य क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। राज्य कर नहीं सकता तो किन आधार पर, धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। ये राज्य को रोका गया है कि आप इन आधारों पर विभेद ना करें। अभी आगे बढ़ूंगा तो ना केवल राज्य को बल्कि व्यक्तियों यानी नागरिकों को भी रोका गया है कि कोई विभेद ना करें। बात समझ में आई? पहली बात क्या बताई मैंने कि विभेद का प्रतिशत किन आधारों पर है। 15 के 1 ने क्या कहा, 15 के 1 ने कहा कि विभेद का प्रतिशत धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर है। ठीक है, यानी कि इन आधारों पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य इन आधारों पर प्रतिषेध यानी विभेद नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अब चलता हूं 15 के 2 पर। टोटल हो गया, आगे बढ़ते हैं। जहां 15 का 1 राज्य को विभेद से रोकता है, वहीं 15 का 2 देश के नागरिकों को विभेद से रोकता है। 15 का 2 क्या करता है, 15 का 2 नागरिकों को विभेद से रोकता है। 15 का 2 क्या करता है, बिल्कुल नागरिकों को विभेद से रोकता है। यानी कि अब राज्य में नागरिक भी, कोई नागरिक, यानी 15 का 2 क्या कहता है, कोई भी नागरिक, आधार वही है, धर्म, मूलवंश, जाति, कोई भी नागरिक इन आधारों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि इनके आधार पर दुकानों, यानी कि क्या कर रहा है 15 का 2 नागरिकों को विभेद से रोक रहा है। नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से रोकता है। और विभेद से कहां रोकता है, विभेद से रोकता है, उसको रोकने के आधार हैं, यानी इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। कहां कहां नहीं करेगा, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, सार्वजनिक
मनोरंजन के स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, यानी कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग आएंगे। ऐसा नहीं देखा होगा। कोई ये नहीं कर सकता कि मेरी दुकान पे सिर्फ ऊंची जाति के लोग आएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। ठीक है कि साहब ये मैंने एक सिनेमा हॉल खोला है और इस सिनेमा हॉल में सिर्फ ऊंची जाति के लोग आएंगे या केवल हिंदू देखेंगे, ऐसा नियम को लागू नहीं कर सकता। ठीक है, बस वो क्या कर सकता है कि ये मांसाहार है, शाकाहार मांसाहार में विभेद कर सकता है। अगर आप मांसाहार खाना चाहते हैं जाए, अगर आप शाकाहार खाना चाहते हैं तो शाकाहार में जाए, वो ये कर सकता है। लेकिन वो नहीं कह सकता सिर्फ मुसलमानों का प्रवेश, हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। ऐसा ही लिखा जा सकता है कि हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, एग्जैक्टली, कि इसमें सब महिलाओं का प्रवेश वर्जित। ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या है, मंदिर नहीं है। जब वो धक्का देके भगाते हैं, गलत तरीके से भगाते हैं, तो होता क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक है, अगला इसी में बता रहा हूं, मैं प्रवेश या, यहाँ पर या लगा रहा हूँ। ठीक है, और या लगाकर मैं अगले पेज पर इस बात को लिखूंगा। अभी और चीज लिखेंगे, नोट डाउन हो गया होगा। या राज्य निधि से या लगाया था, या राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः, राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः पोषित, यानी कि ऐसी कोई संस्थान जिसे राज्य वित्तीय सहायता दे रहा है पूरी तरह से, या उसके कुछ हिस्से को वित्तीय सहायता दे रहा है। राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः पोषित या साधारण जनता के प्रयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक उपागम के स्थानों का उपयोग, उपागमों के स्थानों का समझते। हमने क्या देखा कि राज्य विभेद नहीं करेगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, पहला आर्टिकल। दूसरे आर्टिकल में हमने देखा कि कोई भी नागरिक भी इन आधारों पर किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान में, दुकानों में, ठीक है, भोजनालयों में प्रवेश से निषेध नहीं करेगा। और आगे, अगर राज्य द्वारा कोई संस्थान को पोषण दिया जा रहा है, राज्य ने उसको वित्तीय सहायता दे रखी है, भले ही पूरी तरीके से, भले ही भागते यानी कुछ हिस्सों को, या पूरी तरीके से, ऐसे स्थान, यानी कि ऐसे स्थान जहां राज्य उसको क्या दे रहा है, पोषण दे रहा है, राज्य उसको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ऐसे स्थान, या राज्य ने ऐसे स्थान जैसे कई कुएं खुदवा दिए, तालाब खुदवा दिए, ठीक है, स्नान घाट बनवा दिए, सड़कें हैं, सार्वजनिक स्थान है, तो उन स्थानों पर कोई व्यक्ति विशेष या कोई समूह विशेष ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर आपका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि तो उनका पोषण किसने किया है, राज्य ने। और राज्य ने वो किसके लिए समर्पित किए हैं, जनता के लिए। जनता में राज्य विभेद नहीं करेगा तो राज्य विभेद कर नहीं सकता,
व्यक्ति भी विभेद नहीं कर सकता, ना तो अपने स्थान पर विभेद कर सकता है, ना ही राज्य द्वारा पूर्णतया भाषित किसी संस्थान में या जनता के लिए समर्पित किसी स्थान पर विभेद से प्रतिषेध है। उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 15 आपकी समझ में आया होगा। अगली बात इसी आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि इस अनुच्छेद में जिस तरीके से कहा गया है कि राज्य लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन स्त्रियों और बालक के संबंध में राज्य विधि बना सकता है। स्त्रियों और बालकों के संबंध में राज्य विभेद कर सकता है, बस उसका उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्या है? स्त्रियों एवं बालकों के संबंध में विधि निर्माण की जा सकती है। ठीक है, और स्त्री या बालक इस बात पर प्रश्नगत नहीं कर सकते कि उन्हें पुरुषों के बराबर सुविधाएं नहीं मिली है, वे पुरुष हर कंडीशन में हर जगह चले जाते हैं, ये है। और अगर इनको कुछ अलग से सुविधाएं दी जा रही है तो पुरुष इस बात को नहीं कह सकते कि भैया धर्म लिंग जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करोगे, आप इनके साथ विभेद कर रहे हैं। जैसे होता है ना लेडीज फर्स्ट, आपने मेट्रो में सुविधाएं दे रखी है, ये इनकी सीटें हैं, तो बच्चों को वृद्धों को आपने सुविधाएं दे रखी है, तो इस पर आप क्या नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों भेदभाव कर रखा है। भेदभाव नहीं है, आपने इनको स्पेशल प्रोविजंस दे रखा है। और राज्य के लिए सिर्फ निर्देशात्मक है, राज्य चाहे तो ऐसा करे अगर उसके पास कंडीशन है, और अगर राज्य नहीं चाह पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। ये सिर्फ क्या है? निर्देश मात्र है। अगली बात करेंगे इसी आर्टिकल की अगली क्लास में। इस आर्टिकल की अगली बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, सोते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।